नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत आप सभी दर्शकों का महाकाली सम्मेलन 2022 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रसिद्ध कालिका मंदिर गढ़वाल के बिरुखाल ब्लॉक में और कुमाऊं के स्यालदे ब्लॉक के बॉर्डर पे स्थित है। मंदिर में पूजा अर्चना की जिम्मेदारी पटियाली वंश गढ़वाल अल्मोड़ा को दी गई है, जो सनातन रूप से आज भी इसका निर्वहन कर रहे हैं। मंदिर वर्ष भर श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है और प्रत्येक 3 साल बाद एक बड़ा मेला होता है, जिसे स्थानीय भाषा में हम जतोड़ा भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो था मंदिर का बैकग्राउंड। अब आपको मिलाते हैं आज के बहुत ही खास मेहमान, जो आम आदमी पार्टी के युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हैं और चौबटिया खाल के उम्मीदवार भी हैं। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं श्री दिग्मोहन नेगी जी से। नेगी जी, नमस्कार। नमस्कार। और माँ काली निर्माण समिति के पेज से जुड़े हुए सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सादर नमस्कार जी। सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा कि आपकी जो आम आदमी पार्टी है वो कितना हमारे क्षेत्र को या उत्तराखंड को समझती है और किस नजरिए से उत्तराखंड की समस्याओं को देखती है। जी, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी में जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सब उत्तराखंड से ही हैं। मैं स्वयं सतपुली के निकट मेरा गांव है, चमोली सैंड, और मेरा ससुराल अपना रशिया महादेव में ही, बीरोखाल ब्लॉक में ही, माँ काली मंदिर के बहुत नजदीक है। तो जितने भी लोग हैं वो सब लोकल हैं। मैं राज्य आंदोलन से जुड़ा रहा छात्र जीवन में, उसके बाद बहुत संघर्ष हमने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर करे, जिसमें से भैरवगढ़ी पंपिंग योजना जैसी एक बड़ी सफलता हमें मिली, जो धरातल पर उतरी, और तमाम संघर्षों के बाद हम लोग निकले। तो पूरे उत्तराखंड को समझते हैं, यहाँ की समस्याओं को समझते हैं, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को समझते हैं, और गाड़ गदने हमारे जितने भी गोर गुठियार और गांव ग्रामीण परिवेश है वहां की, और खासतौर पर पर्वतीय जनपद की, जिस परिकल्पना के लिए उत्तराखंड का निर्माण हुआ, उस पर्वतीय जनपद की समस्याओं को बखूबी समझते हैं, और उसी के निदान के लिए अब आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में धरातल पर। जी सर। सर, आप बदलाव किस तरीके से समझ रहे हैं उत्तराखंड में कि क्या क्या होना जरूरी है और किस कौन कौन से चीजें ऐसी हैं जिनमें बदलाव होना बहुत जरूरी है। जी दीपक जी, जैसे मैंने कहा कि हम सब लोग यहीं से हैं, और हमने 10 साल का राज्य आंदोलन का समय भी देखा, जब उत्तराखंड की एक मांग हमारे सभी आंदोलनकारी, सभी महिलाओं ने, सभी छात्रों ने, व्यापारियों ने, कर्मचारियों ने इस राज्य के लिए अलग मांग करी थी। और उस समय की परिकल्पना ये थी कि विशुद्ध पहाड़ी राज्य होगा, जिसमें अच्छी शिक्षा होगी, जिसमें स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं हमारे बुजुर्गों को मिलेंगी, युवाओं को रोजगार यहीं मिलेगा, और हमारे संसाधनों पे बनने वाली बिजली, पानी और अच्छी सड़कों की सुविधा हमें मिलेगी। आज आप जब देखते हैं कि 21 वर्षों के बाद भी, आज 21 साल का ये उत्तराखंड हो गया है 9 नवंबर को, और 21 वर्षों के बाद भी हम बेसिक सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। और खासतौर पे पर्वतीय जनपद के लोग आज भी शिक्षा की, आज देखिए आप बदहाली, कि लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए मकान किराए पर लेके छोटे छोटे बाजारों में, कस्बों में, और बाकी फिर दिल्ली देहरादून का रुख कर रहे हैं। आज भी स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी लचर है कि 200 रुपए की दवाई के लिए लोगों को 2-3 हजार रुपए की गाड़ी बुक करके दूर दूर शहरों की तरफ रुख करना पड़ता है। और रोजगार की स्थिति यह है कि मनरेगा की दिहाड़ी के लिए ग्रेजुएट बच्चे आज जा रहे हैं। तो आज जब 21 सालों के इस सफर को हम देखते हैं, तो लगता है कि पलायन सिर्फ एक मुद्दा नहीं है। पलायन के पीछे के कारण जो रहे कि लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई और उन्होंने उसके लिए पलायन करा, बुजुर्गों को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल पाई, उन्होंने उसके लिए पलायन करा, रोजगार शुरू से एक मुद्दा रहा है, उसके लिए पलायन हुआ। तो तमाम चीजें हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 7 साल पहले जब सरकार बनाई थी, तो उस समय उन्होंने कुछ वायदे जनता से करे थे, और अब वो धरातल पर दिख रहे हैं। आप देखेंगे कि वही सरकारी स्कूल जहां पर पहले बच्चे पढ़ ढंग से, लोग अपना बच्चों को भेजना नहीं चाहते थे और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते थे, जहां एजुकेशन का स्तर अच्छा नहीं था, आज वो सरकारी स्कूल दुरुस्त हुए और उसमें बेहतर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिल रही है। वही बिल्डिंगें, खस्ताहाल बिल्डिंगें आज एसी कमरों में कन्वर्ट हो चुके हैं, बढ़िया स्पोर्ट्स ग्राउंड, बढ़िया स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, और रिजल्ट भी 99% दिल्ली में आ रहा है। पहली बार ऐसा हुआ कि 2.5 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया, प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवा के। तो आज एक उम्मीद जगी है कि ऐसा अगर हो सकता है तो उत्तराखंड में क्यों नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य की सुविधाएं आप देखेंगे कि तो आज हमारा सबसे बड़ा जो पहाड़ों में चैलेंज है वो यही है कि बार बार सुनने में आता है कि प्रसूताएं रास्ते में दम तोड़ दे रही हैं इलाज के अभाव में। जो भी एक्सीडेंटल केस होते हैं उसमें हमारे पास
अच्छे ट्रॉमा सेंटर न होने की वजह से, मेडिकल सुविधा न होने की वजह से लोग रास्ते में दम तोड़ देते हैं। दिल्ली में उन्होंने हेल्थ सेक्टर में अच्छा काम करके दिखाया है और जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। अगर वहां मोहल्ला क्लिनिक बन सकते हैं तो उत्तराखंड में ग्राम क्लिनिक क्यों नहीं बन सकते हैं? ये जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो दुरुस्त क्यों नहीं हो सकते हैं? तो ये सिर्फ नीति और नियत का सवाल है, और काम करने की अच्छी अगर नियत हो तो सब कुछ संभव है। और इसी एक विश्वास के साथ में हम उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आज चौबट्टा खाल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सर जैसे हम आप कह रहे हो दिल्ली, तो दिल्ली में और आप अपने जो लोकल क्षेत्र है हमारा जो पहाड़ी चौबट्टा खाल है उसमें आप क्या डिफरेंस, क्योंकि क्लाइमेट हर चीज का मैं समझता हूँ डिफरेंट है, तो दिल्ली के मुद्दे अलग हो सकते हैं, लेकिन आपके चुनाव के मुद्दे क्या हैं अभी हमारे चौबट्टा खाल के अंदर? देखिए, मैंने जैसे कहा कि जिस अवधारणा से ये राज्य बना था, तो दिल्ली के मुद्दे और उत्तराखंड के मुद्दे कुछ चीजों में अलग हो सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो ये एक जो समाज का जो वर्गीकरण है कि आप देखेंगे गरीब आदमी और अमीर आदमी के बीच की जो दूरी है। एक गरीब व्यक्ति को क्या चाहिए? उसको अपने बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए ताकि वो सपना देख सके कि एक गरीब का बच्चा अगर मेधावी छात्र है तो वो इंजीनियर या डॉक्टर बन सकता है। और ये जिम्मेवारी होती है सरकारों की कि वो उसको पूरी करें। एक गरीब की जरूरत है कि उसके घर में अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको अच्छी मेडिकल सुविधा मिले, और वो अगर सरकारी हॉस्पिटल में अच्छी मिल जाए तो उसका पैसा ना लगे उसके लिए। एक गरीब की जरूरत होती है कि उसके बच्चा अगर उसका पढ़ जाए तो उसको रोजगार मिल जाए ताकि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके। आज हमारा प्रदेश दो तरीके के उससे बटा हुआ है। एक है जो तराई क्षेत्र के हमारे जितने भी जनपद हैं जो पहले से समृद्ध थे, उधम सिंह नगर हो, हरिद्वार हो, देहरादून हो। दूसरी तरफ पर्वतीय जनपद है। पर्वतीय जनपदों के लोगों की स्थिति 21 साल पहले जैसे थी उससे ज्यादा अच्छी नहीं हुई, बल्कि और खराब स्थिति हुई है। वहीं आप अगर देखोगे तो समृद्धि की तरफ देहरादून बढ़ा है, हरिद्वार बढ़ा है, उधम सिंह नगर बढ़ा है। और खासतौर पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हालांकि ये प्रदेश हमारा 13 जनपदों से बना है, लेकिन इस राज्य आंदोलन में कभी हरिद्वार और उधम सिंह नगर की भूमिका नहीं रही। इसके लिए पर्वतीय जनपद के लोगों ने लड़ाई लड़ी। तो मुद्दे हमारे हैं कि बेहतर शिक्षा हो ताकि सबके बच्चे, जो सीमांत जनपदों में लोग हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, बुजुर्गों को इलाज की अच्छी व्यवस्था मिले ताकि कोई बुजुर्ग ये सोचकर इस टेंशन में न रहे कि अगर उसकी रात बेरात को तबीयत खराब हो जाती है तो उसको वो कौन लेके जाएगा और कहाँ लेकर जाएगा। युवाओं के लिए जैसे मैंने कहा कि वो मनरेगा की दिहाड़ी कर रहे हैं ग्रेजुएट बच्चे, उनके आगे इन पर्वतीय जनपदों में ही पौड़ी, अल्मोड़ा, टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़, यहीं पर उनको रोजगार मिले ताकि उनको अपना गांव, अपना घर न छोड़ना पड़े। इसके अलावा बिजली हमारे संसाधनों से बनती है। बिजली हमारा मुद्दा अहम है कि अगर दिल्ली उत्तराखंड और हिमाचल से बिजली खरीद के और दिल्ली में फ्री 200 यूनिट दे सकती है, तो हमारे यहाँ तो टिहरी जैसा ऐतिहासिक शहर डूबा है, हमारे सैकड़ों गांव विस्थापित हुए हैं। अभी रैनी तपोवन में हमने 250 से ज्यादा लोग खोए हैं, और हमारे लिए बिजली महंगी है। और अगर आप गांव में देखेंगे तो गांव में आज जंगली जानवरों का जिस तरीके से आतंक हो गया है कि गुलदार घर के आंगन से बच्चों को उठा के ले जाता है, जो हमारी छानियां होती है जहां हम गाय बच्चियों को रखते हैं वहां उनको मार के चला जाता है। तो अगर बिजली हमारे लोगों को फ्री मिलेगी, निश्चित तौर पर गांव उजाले में रहेंगे और ये खतरा कहीं तक हम कर पाएंगे कम। कई गांव अच्छा ऐसे हैं संजय सर जैसा जी आप कह रहे हो कि बिजली की जो बात कर रहे हो आप, मैं जी समझता हूँ गांव में तो बिजली का बिल तो क्या आपका सिर्फ बिजली का ही मुद्दा अभी है, या फिर आप महिलाओं के लिए जो 1,000 रुपए वो कह रहे हैं कि वो मुद्दा भी है? क्योंकि बिजली तो मुझे लगता है कि गांव में शायद मुझे लग रहा है 100 रुपए 200 रुपए, उससे ज्यादा बिजली का बिल तो आता नहीं है। तो मुझे लग रहा है ये तो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होगा अभी, अगर जहां तक मैं समझता हूँ। नहीं दीपक लेकिन जी, जो आप देखिए मैं इसमें एक बात जरूर कहना चाहूंगा। बिजली एक मुद्दा है, सारे मुद्दों में नहीं है, बट एक मुद्दा है। 100-200 रुपए मुझे नहीं लगता कि किसी भी परिवार का 500 रुपए से कम का बिल आता होगा। बहुत कम ऐसे होंगे जो सिर्फ एक बल्ब जलाते होंगे, और वो भी डर के मारे, जैसे ही रात को वो खाना खाते हैं उस बल्ब को बंद कर देते हैं ताकि उनका बिजली का बिल ना आए। ये हमारा, जैसे मैंने कहा, हमारे संसाधनों पर बिजली बन रही है, ये हमारे हक हकूकों में है कि अगर आज हमें गांव को रोशन करना है। गांव में आप देखेंगे कि पलायन इस स्तर पर है कि 40-50% गांव खाली हो चुके हैं। आप अगर किसी घर में रहते तो उसके पड़ोस वाला घर खाली है, तो एक खतरा बना होता है कि जब भी आप रात को बाहर निकलते हैं तो जंगली जानवर सामने दबिश लगाकर बैठा होता है। रात को अगर मुझे 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी तो मैं अपने घर के बाहर के 4 बल्ब जलाऊंगा ताकि मेरा गांव और मेरा घर रोशन रहे।
दूसरी बात यह कि अगर हमारी बचत की मैं बात करूं तो 500 रुपए का मतलब होता है 1 साल का 6,000 रुपया, और 5 साल का 30,000 रुपया। आज दोनों राजनीतिक दलों ने, चाहे वो कांग्रेस हो भाजपा हो, इन्होंने एक जो लालच की राजनीति शुरू करी है कि चुनाव में 5 साल काम नहीं करो और चुनाव के टाइम पर लोगों को शराब, पैसा, दारू, मुर्गा, ये सब जो देना शुरू कर दिया है, ये वन टाइम लालच है। लेकिन अगर इस प्रदेश के संसाधनों से यहाँ के आम जनजीवन को सुविधाएं दी जा सकती है तो वो देनी चाहिए, मुझे लगता है। दूसरी बात मैं आपको कहूंगा कि सिर्फ एक बिजली नहीं है, जैसे मैंने कहा कि शिक्षा अहम मुद्दा है कि स्कूल अच्छे होंगे, स्वास्थ्य अहम मुद्दा है कि लोगों को हर अंतिम व्यक्ति तक फ्री में मुफ्त बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलेंगी। रोजगार अहम मुद्दा है कि हर बेरोजगार को रोजगार देंगे। हमने कहा कि हर घर को हम रोजगार देंगे, और जब तक रोजगार नहीं तब तक 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे उस बेरोजगार को जो 18 से 35 साल का है। और उसका मतलब ये नहीं कि वो घर बैठकर मोबाइल पर गेम खेलता रहे और उसको बेरोजगारी भत्ता मिले, नहीं। सरकार उत्तराखंड नवनिर्माण में उसके 10 दिन इस्तेमाल करेगी। अब ये उसकी स्किल सेट पर डिपेंड करता है, ये उसकी क्षमता पर डिपेंड करता है कि वो अपनी सेवाएं शिक्षा विभाग में दे सकता है, स्वास्थ्य विभाग में दे सकता है, पीडब्ल्यूडी में दे सकता है, ब्लॉक मुख्यालय में दे सकता है। और अगर वो किसी इन कामों में उपयोगी नहीं है तो हो सकता है कि हम उसको उसके गांव की चौकीदारी पर लगाएं कि वो जंगली जानवरों को ही भगाए, लेकिन उसको किसी न किसी काम में लगाएंगे ताकि इस उत्तराखंड के नवनिर्माण में वो युवा अपनी भूमिका निभाए। महिलाओं की आपने बात करी, महिलाओं के लिए निश्चित तौर पर हमने कहा है कि अगर सरकारें बड़ी बड़ी बात करती है महिला सशक्तिकरण की, लेकिन अगर उत्तराखंड में रहने वाली 40-50 लाख महिलाओं की अगर हम बात करें तो सब तक, अंतिम महिला तक हर योजना नहीं पहुंचती है। हमने कहा कि प्रत्येक महिला को जो 18 साल से अधिक आयु की है, उनके खाते में हम 1,000 रुपए देंगे। और उसका फायदा मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक 18 साल से ज्यादा उम्र की कोई लड़की है, उन्होंने अपना कुछ टेक्निकल कोर्स करना वो चाहती हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति ऐसा नहीं है कि वो कुछ कोर्स कर पाए। आजकल आप देखते हैं कि ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज हो रहे हैं, तो वो गांव में बैठकर अगर नेट की कनेक्टिविटी अच्छी है तो ऑनलाइन अपनी फीस पे करके कुछ आगे की पढ़ाई कर सकती है। कोई बुजुर्ग महिला है, उसके घर पर उसकी बेटी आती है, उसके नाती पोते आते हैं, तो उसका मन करता है कि उनको कुछ चीजें खरीद के दे, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वो ये सब नहीं कर पाती है। उसको किसी के लिए पूछने की जरूरत नहीं है, बेटे के लिए या पति को पूछने की जरूरत नहीं है, वो अपने हिस्से से कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, किचन मैनेज करना महिलाओं के लिए मुश्किल हुआ है। आप पिछले कुछ सालों में देखेंगे कि महंगाई इस दौर पर पहुंच गई है कि आज एक जो सरसों का तेल 70 रुपए का 1 लीटर आता था, वो भी 250-200 रुपए लीटर प्लस हो गया है। आप साथ में देखेंगे एक सिलेंडर जो 500 रुपए का आता था वो 1,000 रुपए प्लस हो गया है। सीधे सीधे महिला का जो बजट था वो गड़बड़ाया है। तो उससे वो अपने बजट को बेहतरी से मैनेज कर पाएगी, अपने परिवार की ज्यादा अच्छी तरह से देखभाल कर पाएगी। साथ ही साथ हमने कहा कि उत्तराखंड को आध्यात्मिक, हिंदुओं की भारत में आध्यात्मिक राजधानी हम उत्तराखंड को बनाएंगे। अब जब हम उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी की बात करते हैं तो उसके कई मायने हैं। देखिए, विश्व भर में रहने वाले हिंदुओं को, अगर मैं कहता हूं, जब वानप्रस्थ के लिए उनको जाना होता था तो वो 4 धाम चुनते थे, लेकिन हम एक तीर्थाटन मंत्रालय के बावजूद उस चीज को विश्व स्तर पर नहीं एक्सप्लोर कर पाए। दुनिया भर की नदियों में, आप चाहे वो लंदन की थेम्स नदी हो या अमेजोन नदी हो यूएस में, या कोई भी नदी हो, गंगा वाटर एक ऐसा है जो सबसे पवित्र माना जाता है और जो ऐसा है जो सालों तक खराब नहीं होता है। ये हमारी आस्था का केंद्र बिंदु है। हमें इस चीज को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। हमें ये बताने की जरूरत है कि यहाँ एक ऐसा ताल का है जिसको काक भुसंडी ताल कहते हैं। दुनिया भर के कौवे अपने देह त्यागने के लिए उसमें काक भुसंडी ताल में आते हैं। आज भी हमारे यहाँ अछरियों का और उसका प्रदेश है। माँ कालिंका धाम का जो जिस पेज से मैं आज जुड़ा हुआ हूँ, माँ कालिंका का तो मैंने स्वयं प्रत्यक्ष इसका प्रमाण देखा है। मेरा जो बड़ा बेटा है वो माँ कालिंका की कृपा से हुआ है। तो ये इस देवभूमि की महत्ता को विश्व तक पहुंचाने की आज आवश्यकता है, और उसके लिए प्रतिबद्धता चाहिए। उसके लिए आपको उस तरीके से प्लानिंग की जरूरत है। सिर्फ घोषणाओं से ये काम नहीं होगा। अब तक की दोनों सरकारों ने सिर्फ घोषणाएं करी हैं, हम उसको धरातल पर उतार कर दिखाएंगे। तो सर आप ये कह रहे हो कि आपके पास कोई रोड मैप है? क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि वैसे ही उत्तराखंड के ना 85-86 हजार करोड़ कर्जा है, और फिर जैसे आप फ्री की बात कर रहे हैं तो कई लोग ये समझते हैं कि कहीं मतलब हम उत्तराखंड की, जहां तक मैं समझता हूँ, हमारा तो समझते हैं यार कहीं ना कहीं ये लोगों को कमजोर तो नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या मानते हो ये इन चीजों में कि
उत्तराखंड का कैसे हम ये डेवलपमेंट होगा। और दूसरा मेरा ना इसमें एक सवाल और जुड़ा हुआ है, जैसे रोजगार मुझे लगता है एक बड़ा मुद्दा है। और मतलब क्यों युवाओं को मुझे लग रहा है 3 करोड़ में से सिर्फ 1-1.5 करोड़ केवल जॉबें मिली हैं लोगों को। और रोजगार बड़ा मुद्दा होने के बाद जैसे 1700 घोस्ट विलेजेस हैं अभी। और मैंने तो ये देखा है कि हमारे गांव में भी सिर्फ मेरी एज का एक ही लड़का है अभी तक। तो इसका मतलब है कि आने वाले 10 साल में या 5 साल में जो भी हमारे गांव में सारे बुजुर्ग या रिटायरमेंट लोग हैं, तो आने वाले सालों में मुझे लग रहा है वो जो 1700 कह रहे हैं, मुझे लग रहा है वो कहीं ना कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा पहुंच जाएगा, क्योंकि लोग है ही नहीं वहां पे। तो रोजगार मुझे लग रहा है एक बड़ा मुद्दा है। उसके लिए क्या आपके पास कोई रोड मैप है कि हम उसको कैसे बढ़ाव कर सकते हैं? अपने प्रोडक्ट्स हो गए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, क्या आपके पास कोई रोड मैप है इसके ऊपर? जी, निश्चित तौर पे दीपक जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। पहला मैं आपका सवाल ले लेता हूँ, जो आपने कहा कि लगभग 80,000 करोड़, आपने कहा मोटा मोटा 68-70 हजार करोड़ का कर्जा उत्तराखंड पर है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि दो राजनीतिक दल इन 21 वर्षों में रहे, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। 10 साल कांग्रेस ने शासन करा और 10 साल बीजेपी ने शासन करा, लेकिन इनकी दिशाहीनता की वजह से आज प्रदेश इतना पीछे गया है। मैं एक बात और पूछना जरूर चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से, आपके इस पेज के माध्यम से, कि इन 21 वर्षों में आप भी जानते हैं दीपक जी कि न इन्होंने स्कूल अच्छे करे, ना अस्पताल अच्छे करे, न ही युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करी, ना आज उत्तराखंड की सड़कें बहुत बेहतर है, नहीं आज भी कई गांव ऐसे जहां पानी है। फिर ये 68,000 करोड़ के कर्जे का इन्होंने किया क्या है? इन्होंने सिर्फ अपने घर भरे हैं, अपने लिए अकूत संपत्ति जोड़ी है। दूसरी बात, इनके पास कोई ऐसा विजन नहीं है। देखिए, दिल्ली में जो हम फ्री दे रहे हैं, न तो केजरीवाल जी अपने घर से देते हैं और न ही हम उत्तराखंड में दे पाएंगे। ये सब कुछ जो जो भी विकास कार्य होते हैं, जो भी डेवलपमेंट के काम होते हैं, या जो भी फ्री दिया जा रहा है, ये जनता का ही टैक्स का पैसा होता है। आज हम कहते हैं कि अमेरिका एक मजबूत राष्ट्र है, तो अमेरिका में कोई लोग स्टील के बने हुए नहीं है कि वो मजबूत हैं। अमेरिका इसलिए मजबूत राष्ट्र है कि वहां के किसी बुजुर्ग को ये सोचने की जरूरत नहीं होती है कि बुढ़ापे में अगर उसके बच्चे उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो उसका क्या होगा, क्योंकि अमेरिका के अंदर ओल्ड एज होम की इतनी अच्छी व्यवस्था है। वहां पर किसी गरीब को यह सोचने की जरूरत नहीं कि उसके बच्चों की एजुकेशन का क्या होगा। वहां फ्री में बेहतर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलती है। वहां पर अच्छा हेल्थ का सिस्टम उन्होंने, गवर्नमेंट ने डेवलप किया हुआ है। अच्छा, अच्छी सड़कें हैं, बिजली है, पानी है। आज अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने ये सब फ्री में करके दिखाया, तो उसके पीछे मैं एक कारण बताता हूँ। जब 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी पूरे मैंडेट के साथ में, उस समय दिल्ली का बजट था 30,000 करोड़। 2010 में जब शीला दीक्षित जी की कांग्रेस की सरकार थी, तब था 25,000 करोड़ के करीब। 25,000 करोड़ से 2015 में, 2010 से 25,000 करोड़ से 2015 में पहुंचा वो 5,000 करोड़ बढ़ के 30,000 करोड़। लेकिन 2020 में केजरीवाल जी ने उस बजट को दुगना कर दिया। अब वो 60,000 करोड़ से ज्यादा का बजट था। यानी जो भी चोरियां थी, जो भी लीकेज थी, उन्होंने उसको कंट्रोल करा और टैक्स रेवेन्यू बढ़ा। किसी पर एक्स्ट्रा जीएसटी नहीं लागू करा, किसी को एक्स्ट्रा कोई, आप भी दिल्ली में आपके जानकार बहुत सारे रहते होंगे, आप पता करिएगा, कोई एडिशनल टैक्स लाइबिलिटीज नहीं है। लेकिन जो चोरियां होती थी, जो कमीशन खोरियां थी, जो भी दलाली थी, वो सब बंद करी है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड का रेवेन्यू इस समय 57,000 करोड़ का है और दिल्ली का आज के डेट में 68,000 करोड़ का। उत्तराखंड की पॉपुलेशन है, उत्तराखंड की आबादी 1,20,00,000 है और दिल्ली की आबादी लगभग 2 करोड़ है। अगर आप इसको प्रति व्यक्ति में डिवाइड करेंगे बजट के हिसाब से, तो दिल्ली की जनता के हिस्से में 35,500 रुपए आता है, वहीं उत्तराखंड की जनता के हिस्से में 50,000 आता है। अब यहां उत्तराखंड में ज्यादा पैसा होने के बावजूद खस्ताल स्कूल है, अस्पतालों की अच्छी व्यवस्था नहीं है, रोजगार नहीं है। और दिल्ली में वो अच्छे स्कूल भी बना पाए, उन्होंने अच्छे अस्पताल भी कर दिए हैं। वहाँ बस में महिलाओं के लिए यात्रा भी फ्री है, 200 यूनिट बिजली भी फ्री है, बुजुर्गों की पेंशन भी 2,500 है, दोनों को मिलती है। कोई अगर शहीद कोई आर्मी में या पुलिस में शहीद होता तो उसके परिवार को भी 1 करोड़ रुपए की सहायता मिलती है। तो ये सब कैसे संभव है? ये सब एक ईमानदार राजनीति से संभव है। उत्तराखंड में देखिए बजट है, लेकिन चोरियां कहाँ कहाँ है, मैं आपको उसके 2 एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा, ये सब हमारे टैक्स के पैसे से सरकार चलती है, तो मेजर कंट्रीब्यूशन बजट में हमारे टैक्स रेवेन्यू का है। उसके अलावा आप जानते होंगे कि खनन से एक अच्छा खासा रेवेन्यू हमारी गवर्नमेंट को मिलता है।
खनन, जिसमें भी ये नदियों से जो बालू बजरी उठाते हैं। दूसरा, जी आबकारी से बहुत सारा पैसा आता है हमारा, जो भी शराब के ठेके हैं। अब मैं दो चीज पर आपको उदाहरण देना चाहूंगा दीपक जी। खनन में आप कभी नोट करेंगे, आप रामनगर जाइए, आप कोटद्वार जाइए, आप हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, काशीपुर या हल्द्वानी या तमाम जो भी उत्तरकाशी वाली बेल्ट में जहां भी नदियों में खनन हो रहा है, आप नोट करेंगे कि एक एक डंपर दिन के 15 से 20 चक्कर नदी से ये सब उठाता है, जो आरबीएम है या रेत बजरी है। लेकिन आप कभी नोट करिएगा, वो एक रवन्ना काटते हैं सुबह, और उसी रवन्ने पर, जिसको हम बिल टैक्स कॉपी कह सकते हैं, इनवाइस कह सकते हैं आप उसको, वो सुबह एक इनवाइस पे 15-15 चक्कर लेके जा रहे हैं। अब अगर उससे गवर्नमेंट को मिलने वाली रॉयल्टी या टैक्स, जो टैक्स वैल्यू है, वैसे तो ज्यादा होती है, पर मैं मिनिमम अगर उसको 100 रुपए भी काउंट करूं, तो 15 से 20 चक्कर की होती है 1500 से 2000 रुपए। लेकिन सरकार के खजाने में जा रहा है सिर्फ 100 रुपए। और इस प्रदेश में चलने वाले अगर आप हजारों ट्रकों को काउंट करेंगे, तो आपको दिखेगा कि डेली हजारों करोड़ रुपए की चोरी इस प्रदेश में हो रही है। लेकिन उससे फायदा किसको हो रहा है? जो चंद खनन माफिया है, या ब्यूरोक्रेट्स जी है, या पॉलिटिशियंस है। ऐसे ही आप जी आबकारी विभाग में देखेंगे कि आपको वाइन शॉप सेलेक्टेड दिखेंगे, लेकिन छोटे छोटे बाजारों में, गांव में आपको दिखेगी कि यहाँ पर चंडीगढ़ से आने वाली, हरियाणा से आने वाली, पंजाब से आने वाली या हिमाचल की अवैध शराब बिक रही है। तो इसका फायदा किसको हो रहा है? इस पर क्यों हम कोई चेक पॉइंट नहीं लगा पा रहे? इसी तरीके से तमाम चीजों में लीकेज है, जिससे कुछ लोग तो रोज मालामाल हो रहे हैं, लेकिन प्रदेश की 1 करोड़ 20 लाख जो जनसंख्या हमारी है, वो रोज अभाव में है। तो ये तो बात रही हमारे बजट की, कि हम इन चोरियों को रोककर गरीब जनता तक, आम जनता तक, उत्तराखंड के आम जनमानस तक अच्छी शिक्षा की व्यवस्था पहुंचाएंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था पहुंचाएंगे और रोजगार की व्यवस्था करेंगे। दूसरा, आपने कहा कि उत्तराखंड में रोजगार को लेकर आपके पास क्या विजन है? दीपक जी, मैं जरूर इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि मैं करीब 2 साल पहले मैं 15 दिन स्विट्जरलैंड रहा। मैंने, वो भी हाई टेरेंस कंट्री है और उत्तराखंड भी हमारा हाई टेरेंस स्टेट है। दोनों की भौगोलिक परिस्थिति लगभग सेम है। अगर स्विट्जरलैंड को इससे कंपेयर करें, तो सिर्फ एक टूरिज्म उसका बेस नहीं है। दुनिया की सबसे महंगी घड़ियां अगर कहीं बनती है, तो वो स्विट्जरलैंड में बनती है। जबकि घड़ी का एक पहाड़ी राज्य से कोई लेना देना नहीं। अगर दुनिया भर का काला धन कहीं जमा होता है, बैंकिंग की सुविधा अगर करिए, तो स्विस बैंक में करिए। उन्होंने उन्होंने उसको इनकम का एक साधन बनाया है। उत्तराखंड में मैं ये कहता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो सकता है पहाड़ों पर आसान ना हो लगाना, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री तो लग सकती है। अगर नोएडा में, गुड़गांव में, पुणे में, हैदराबाद या चेन्नई में कॉल सेंटर चल सकते हैं, तो कॉल सेंटर हमारे बीरों खाल में या पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं चल सकते हैं? आईटी सेक्टर हमारा पौड़ी और इसमें मिनी माइक्रो आईटी सेक्टर क्यों नहीं डेवलप हो सकते हैं? तो हम सर्विस सेक्टर को भी यहाँ डेवलप कर सकते हैं। साथ साथ में उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति को समझते हुए, चाहे हमारा, आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर आप बात करें, तो वो सब यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर टूरिज्म और पिलग्रिम में हम बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें पर्वतीय जनपदों को विकास का केंद्र बिंदु बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें राजधानी को गैरसैंण में लाना पड़ेगा, और उसके लिए हमें पहाड़ों को महत्व देना होगा। ये सब तभी संभव। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप हमारे चैनल पे आए। अक्सर क्या हो रहा है कि जितने भी मैंने पॉलिटिशियन देखे हैं, वो लोकल चैनलों पे आ नहीं रहे हैं, मतलब नेशनल चैनलों पे आते हैं। नेशनल चैनल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेशनल वालों को क्या पता कि उत्तराखंड में क्या प्रॉब्लम है। क्या वो यहाँ जी उत्तराखंड आके वो देख रहे हैं प्रॉब्लम को? वो नहीं समझ रहे हैं बात को। वो तो मोटा मोटा कहते हैं कि मोदी जी सरकार ये कर रही है, यानी केंद्र की बातें कर रहे हैं, जो दिल्ली में हो रहा है। एक्चुअल में लोकल मुद्दे पे बात होती नहीं है। और मैंने ये देखा निश्चित है तौर कि पर। अभी मैं देखते हुए आ रहा हूँ कि नेशनल टीवी पे लोग इंटरव्यू दें, लोकल लोकल चैनल पे कोई इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए इसके लिए धन्यवाद बोलूंगा आपको। और मेरा ना सर अगला क्वेश्चन है आपके लिए। जैसे आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा में सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है एक्चुअली विभाग का। तो शिक्षा को क्यों बेहतर नहीं बना पा रहे हैं हम? एक्चुअली देहरादून की बात, जब हम शिक्षा की बात करते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि देहरादून में, जो हमारे यहाँ देहरादून से तो बहुत बड़े बड़े, देहरादून तो पूरे इंडिया की सबसे बड़ी जगह है। लेकिन मैं पहाड़ों की बात कर रहा हूँ। अगर आप हमारे लोकल क्षेत्र में देखेंगे, चाहे ग्वीन हो गया, ललितपुर हो गया, या फिर बेरुखाल हो गया, मतलब इन जगहों में अभी लॉकडाउन के दौरान कुछ
टूट फूट गया था, वो अभी तक भी रिपेयर नहीं हुआ है। जो शिक्षा रिटायर हो जाते हैं उसके बाद फिलफिल नहीं हो पा रहा है। तो जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें शिक्षा का स्तर कैसे हम बेहतर बनाएं, उसके लिए आपके पास क्या प्लान हो सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि शिक्षा में काम बहुत करने की जरूरत है। आप अगर आज से राज्य निर्माण से पहले का देखेंगे तो स्कूल दूर दूर होते थे, लेकिन सब बच्चे बड़े उल्लास के साथ में अपने स्कूल में जाते थे और पैदल जाते थे, और बड़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ होती थी। आपने एक स्कूल की बात करी, ललितपुर की। ललितपुर जो 500-600 बच्चों के स्ट्रेंथ वाला स्कूल था, आज वहां मुझे लगता है कि 200 पर लोग सिमट के रह गए हैं। ये उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने न तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा अच्छा करा, नहीं हमने वहां पर शिक्षकों को के लिए व्यवस्था दुरुस्त करी। मैं कई जगह स्कूलों में गया, मैंने वहां देखा कि वहां पर अध्यापिकाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था तक नहीं है। अब अगर एक अध्यापिका या वहां पर कुछ बालिकाएं पढ़ाने के लिए आ रही हैं, उनको अगर टॉयलेट वहां पर नहीं मिलेगा, तो एक ये बड़ी संकोच वाली बात भी है और बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात भी है। बहुत सारी चीजों में सरकार की नीतियां भी ऐसी हैं कि आप अगर देखेंगे तो उनका अगर अगर आप डीए देखेंगे, अलाउंसेस जो होते हैं, तो जो दुर्गम और सुगम में इन्होंने बांटा हुआ है। दुर्गम में जो पहाड़ी जनपदों में ऊपर रहने वाले क्षेत्रों में ये दुर्गम में काउंट करते हैं, और मैदानी क्षेत्रों को सुगम में देते हैं। सुगम में रहने वाले अध्यापक का डीए ज्यादा है और दुर्गम वाले का कम है। आप हर तरफ से सरकार की नीतियों में इतनी खामियां हैं कि हर कोई चाहता है कि उसको एक्स्ट्रा डीए मिले, तो वो देहरादून जाना चाहता है क्योंकि सुविधाएं भी वहां पर हैं, उनको ऐशो आराम भी चाहिए। तो जब तक आप शिक्षकों को मोटिवेट करने के लिए पूरी प्लानिंग नहीं करोगे, जब तक आप उन स्कूलों में ये विश्वास नहीं, आम जनता को नहीं दिलाओगे कि शिक्षा का स्तर अब बेहतर है, आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए रामनगर या काशीपुर जाने की जरूरत नहीं है। ललितपुर में और बीरों खाल में ही अच्छी शिक्षा मिल सकती है, सुंदरनगर में अच्छी शिक्षा मिल सकती है, या सीयूसी में, बैजरों में अच्छी शिक्षा मिल सकती है। तब तक लोगों को यह विश्वास नहीं होगा। पिछले 21 वर्षों में मुझे लगता है कि जिस तरीके की ब्यूरोक्रेसी रही है और जिस तरीके से उन्होंने अपनी लाल फीताशाही दिखाई है, उसने निश्चित तौर पर लोगों का भरोसा खोया है। इसको दोबारा से पाने के लिए जीरो से, ग्राउंड जीरो से काम करने की आवश्यकता है। और हमारे पास एक बहुत बेहतर दिल्ली का मॉडल है जो हमने दिल्ली में करके दिखाया कि एक शिक्षक को आप मल्टी कामों में नहीं ले सकते हैं, आप उसको सिर्फ पढ़ाई में ही इस्तेमाल करिए ना। अब आप कहेंगे कि वो आपके जन जागरण के अभियानों में भी शिक्षक को आप यूज कर रहे हैं, आप उसको इलेक्शन में भी यूज कर रहे हैं, आप उसको 10 कामों में लगा रहे हैं, तो वो उसका माइंड कहीं ना कहीं बढ़ता है उसको लेकर। मुझे लगता है कि दिल्ली में जिस तरीके से प्लानिंग के तहत दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने बिल्डिंग के मेंटेनेंस के लिए एक स्टेट मैनेजर अपॉइंट करा है, अब उनको इस बात की कोई चिंता नहीं होती है वहां के प्रिंसिपल को या शिक्षकों की, बिल्डिंग के रख रखाव की, फर्नीचर की, और इसकी व्यवस्था कौन देखेगा। टीचरों का काम सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है, और उनकी भी गोल शीट्स तय हैं कि उनकी ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और वीकली, मंथली गोल शीट है कि आपको कितना काम कितने टाइम में करना है कंप्लीट। जब तक जिम्मेवारी और जवाबदेही प्रत्येक विभाग की तय नहीं होगी, तब तक मुझे लगता है कि चीजें अच्छी बेहतरी से धरातल पर नहीं उतर पाएंगी। तो निश्चित तौर पर हमारे पास इसका एक अच्छा और ठोस रोड मैप है, और हम शिक्षा स्वास्थ्य के स्तर में बहुत बेहतर काम करके दिखाएंगे। जी सर। जी सर। सर मैं, जैसे कि आप अभी चौबट्टे खाल में, मुझे लग रहा है मुझसे ज़्यादा शायद आप अब भ्रमण कर रहे हैं वहाँ पे, तो आप किस तरीके से लोगों की भावनाओं को समझ रहे हैं और लोगों की क्या पीड़ा है वहाँ पे, क्या परेशानियां हैं वो वैसे मेरे पास भी एक लिस्ट है जो लोकल मुद्दों पे उन्होंने लोकल, मैंने लोगों के फेसबुक से और लोगों ने व्हाट्सएप से जो मुझे भेजा है, मैं वो बताना चाहूंगा आपको। सबसे पहले उन्होंने कहा है, ये मेरे हमारे क्षेत्र के, बाकी आप चौबट्टे खाल में आप मुझे बताओ कि आप किस तरीके से लोगों से जुड़ रहे हो पहले तो। देखिए, मैं दीपक जी विगत 1.5 वर्षों से लगभग चौबट्टा खाल विधानसभा के 500 से ज्यादा गांव में मैं भ्रमण कर चुका हूं, और लगभग सभी ब्लॉकों में, जिसमें कि बीरों खाल ब्लॉक आता है, पोखड़ा ब्लॉक आता है, एकेश्वर ब्लॉक आता है, और कुछ हिस्सा पाबो ब्लॉक का, कुछ हिस्सा द्वारिखाल ब्लॉक का, और कुछ हिस्सा जयरिखाल ब्लॉक का आता है।
इन 6 ब्लॉकों में मैंने 500 से ज्यादा गाँव में भ्रमण किया है। मैं हर तरीके के लोगों से मिला हूँ, चाहे वो छोटे छोटे बाजारों में रहने वाले लोग हों या दूरस्थ क्षेत्र में हों। कई जगह ऐसी है जहाँ पर सड़क की समस्या है, तो वो सड़क की के मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं। कई गांव ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, वहां पर उनको फोन करने के लिए अपने गांव से दूर आना पड़ता है, तो उनके मुद्दे अलग हैं। कुछ गांव ऐसे जहाँ पानी नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, हमारा सतपुली के नजदीक, बिल्कुल सतपुली, जबकि 5 ब्लॉक का मुख्यालय माना जाता है और पौड़ी जनपद का केंद्र बिंदु है सतपुली। सतपुली के नजदीक एक गांव है नौगांव का मंदा। वहां की महिलाएं आज भी नदी का पानी पीती है। बरसात में जब वो मिट्टी वाला पानी आता तो उसके लिए इंतजार करना पड़ता है उनको, 2-2 दिन के पानी साफ हो और बर्तनों में छने तब वो उस पानी को पीती है। तो हर किसी के मुद्दे अलग है, पर लेकिन निखर कर सबके मुद्दे वही आ रहे हैं कि उनको बेहतर शिक्षा चाहिए, उनको बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं चाहिए, उनको बेहतर बच्चों के लिए रोजगार की व्यवस्था चाहिए, बिजली, पानी, सड़क, ये अहम मुद्दे हैं। और इसके साथ साथ जंगली जानवरों का जो आतंक है, आज खेती बाड़ी जितनी भी रह गई है थोड़ी बहुत, जिन गांव में लोग मेहनती हैं, काम करना चाह रहे हैं, वहां पर जंगली जानवरों के आतंक ने खासा परेशान लोगों को किया हुआ है कि सुअर, बंदर, भालू, और खास तौर पे ये जो गुलदार की मैं बात कर रहा था अभी, इसके आतंक से लोग बड़े त्रस्त हैं। तो निश्चित तौर पर इन सब मुद्दों पर काम करने की जरूरत है। अगर पहाड़ और पहाड़ियत, उत्तराखंड और उत्तराखंडियत को बचाना है तो ये भय लोगों के मन से खत्म करना पड़ेगा, और इसके लिए सरकार की प्लानिंग होनी चाहिए। तो मतलब चौबट्टा खाल विधानसभा की जनता में यही है कि 21 सालों में ना कांग्रेस ने ये सब किया और न ही भाजपा ने ये किया। वायदे सबने करे। पिछले 2017 में जो आज यहाँ पर वर्तमान में विधायक और मंत्री हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी कि दीवा एक हमारा धाम है, मंदिर है, बड़ी महत्ता वाली जगह है, जैसे माँ कालिंका का धाम है ऐसे दीवा धाम है। वहां उन्होंने कहा मैं रोप वे लगाऊंगा। स्यूसी में झील बनाने की बात करी थी, सतपुली में झील बनाने की बात करी थी, भैरवगढ़ी में रोप वे लगाने की बात करी थी, बल्कि कालिंका में भी उन्होंने कहा था कि रोप वे से लोग जाएंगे। लेकिन इन 5 साल बीतने के बाद धरातल पर काम शून्य हुआ है। तो लोग अब काम की राजनीति चाहते हैं, वो जाति, धर्म, क्षेत्रवाद या लोगों को बरगलाने की या भय और लालच की राजनीति नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि धरातल पर काम हो, जो भी व्यक्ति आए वो इतना सरल और सहज हो कि लोग उस तक पहुंच सके, अपनी बात कह सके और अपना काम करवा सके। हाई प्रोफाइल लोगों को अब लोग उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो ये अब तक की मेरी ऑब्जर्वेशन रही। जी बिल्कुल सर। हमारे मेरे द्वारा कुछ क्वेश्चंस है जो लोकल मुद्दों पे हैं, लोगों ने मुझे भेजे हैं। उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा है कि विगत 15 से 16 साल के बीच में ललितपुर कोठा वाली रोड जो कि बिरुखाल मिलना था, लास्ट 16 साल से उस रोड अभी तक बिरुखाल नहीं मिली, और उस रोड को अभी तक उस रोड की हालत बहुत खराब है। पहला उनका ये क्वेश्चन है। दूसरा उन्होंने बोला है कि जो रामनगर से जो बंदरखोट बस लगती थी, वो बस को भी बंद कर दिया गया है। तो ये एक निराशाजनक बात है। तीसरा वो कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में भी अगर ये रोड मिल जाते तो हमें कम से कम बिरुखाल जाने के लिए, हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र जो बिरुखाल में हॉस्पिटल है उसमें जाने के लिए हमारे थोड़ी सुविधा हो जाती, अभी घूम के जाना पड़ता है। तो और एक लोगों ने एक और क्वेश्चन पूछा है लोगों ने कि हमारे जो देवीखाल कोठा है, कोठा नहीं बल्कि मैंने अभी ललितपुर की भी बात करी है, तो उन्होंने बोला है कि वहां पे टीचर्स नहीं है। अगर वहाँ कोठा में जैसे उन्होंने बोला है कि 5 क्लास 6 से 10 तक की क्लास है, लेकिन 3 ही टीचर है, तो 2 क्लास ही रहती है। तो वो कह रहे हैं कि ये भी एक, तो वो कह रहे हैं कि लास्ट 15 से 20 साल में यहाँ का अगर आप विकास का दर देखोगे तो कुछ हुआ नहीं है। तो आप क्या समझते हो? ये लोगों के, मैंने उनके लोगों से लिए गए हैं। निश्चित तौर पर अभी मैं बल्कि पिछले सप्ताह इन सभी जगहों पर गया। मैं केदार गली गया था, और केदार गली से जब मैं इस रूट से आ रहा था, वहां से कोठा के लिए जो कनेक्ट होती हुई रोड है, इतनी खस्ता हाल है कि मुझे, मेरे पास बड़ी गाड़ी है स्कॉर्पियो, मुझे उस गाड़ी में डर लग रहा था कि कहीं मेरा टायर यहाँ ना निकल जाए। तो दुर्दशा है सड़कों की। सिर्फ ठेकेदारों ने अपनी जेब भरी है सड़कों को काटकर। और मुझे लगता है कि उसके बाद से जो जिनकी मैं बात कर रहा था अभी, जो हमारे वर्तमान विधायक और मंत्री भी है सतपाल महाराज जी चौबट्टा खाल से, उनके पास पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये काम उनका था कि वो इन रोडों को दुरुस्त करते, लेकिन 5 साल वो अपनी ऐशगाह में रहे। अब वो जनता के बीच में जा रहे हैं और सिर्फ
जैसे उनका हमेशा ही होता है कि एक लालच की राजनीति वो करते हैं और लोगों में पैसा और ये सब बांटकर अपना वोट खरीदते हैं। तो ये निश्चित तौर पर इन सड़कों की कनेक्टिविटी अगर होगी तो मुझे लगता है कि चाहे वो हमारे कुमाऊं मंडल के लोग हों, चाहे वो गढ़वाल मंडल के लोग हों, सबके लिए आसानी से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। एक रोड का मुद्दा है बैजरो बेड़ा कमलिया मोटर मार्ग। कमलिया से सरायखेत उसमें मुश्किल से 4-5 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अगर वो रोड कट जाती तो सरायखेत के लिए बहुत आसान हो जाता लोगों का कनेक्ट होना, लेकिन वो रोड नहीं कट पाई विगत 10 वर्षों से। साथ ही साथ एक रोड और है जो हमारा जोगीमढ़ी से सरायखेत निकलती है। वो बीच में 4-5 किलोमीटर का पैच है, लेकिन इतनी ज्यादा खस्ता हाल है कि वहां पर गाड़ियों को चलाने में डर लगता है। तो मुझे लगता है कि जो आसानी से जो काम हो सकते थे एक भारी भरकम विभाग के होते हुए माननीय सतपाल महाराज जी ने वो काम नहीं करे, और अब जनता का उनको रोष भुगतना पड़ रहा है। तो आने वाले समय में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर इन मुद्दों पर हम काम करेंगे, और ये सड़क की कनेक्टिविटी अहम मुद्दा है। साथ ही साथ आपने ललितपुर की बात करी। ललितपुर मुझे लगता है कि अभी तो खैर वो जनता इंटर कॉलेज है और वहां पर एक मैनेजमेंट अभी नई वहां पर आई है, उनसे भी हमारी बात हुई थी। निश्चित तौर पर 5-6 वैकेंसीज ललितपुर में है और वो फुलफिल होनी चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कभी अफसर शाही जो उनकी लाल फीताशाही रही है, कभी कुछ, तो ये शिक्षा विभाग का तो ढुलमुल रवैया रहा ही है। और यही एक बात है कि हर सत्र में हमें सुनने को मिलता है कि इतने स्कूल उत्तराखंड में बंद हो रहे हैं, इतने स्कूल पौड़ी जनपद में बंद हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर हमारी सरकार आती है तो हम बंद न करके स्कूलों को खोलने का काम करेंगे और अंतिम व्यक्ति तक अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था पहुंचाएंगे। जी सर। सर इसमें एक चीज और रह गई थी, जो दीबा से और थलीसैंड की रोड है, उस रोड को भी चौड़ीकरण नहीं हुआ, उस रोड की हालत भी बहुत खस्ता है। बिल्कुल, मैं तो बल्कि अभी पिछले हफ्ते ही मेन जो रामनगर बीरोखाल मोटर मार्ग है, अगर आप उस पर आते हो तो आप देखेंगे कि हाईवे होने के बावजूद उसमें इतने ज्यादा गड्ढे हैं कि गाड़ी की के अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं। तो काम बहुत करने की आवश्यकता है। 21 वर्षों में जन जन तक रोड पहुंच जानी चाहिए थी, जन जन तक अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा हो जानी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं नेताओं ने, जैसे मैंने कहा, कि सिर्फ अपने लिए अकूत संपत्ति जोड़ी। जो भी प्रतिनिधि हमने चुने, और खासतौर पर सतपाल महाराज जी का परिवार तो 30 साल से ज्यादा से यहाँ पर इसी क्षेत्र की राजनीति कर रहा है। 2 बार उनकी धर्मपत्नी यहाँ से विधायक और मंत्री रही, अब वो स्वयं विधायक और मंत्री हैं। इससे पहले वो 2 बार लोकसभा सांसद रहे। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मैं शुरू में कह रहा था कि नीति और नियत का सवाल है। जिसकी नियत काम करने की होती है तो निश्चित तौर पर वो काम करके दिखाता है। और जो लोग सिर्फ अपना रुतबा बढ़ाने के लिए राजनीति में आते हैं, वो लोग सिर्फ वहीं तक सीमित रहते हैं। तो हम आम आदमी पार्टी और हम लोग काम करने वाले लोग हैं, और हम धरातल पर काम करके दिखाएंगे, जनता अगर हमें आशीर्वाद दे इस बात। जी सर। सर मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है अब, कि टूरिज्म जो है, टूरिज्म एक मुझे लग रहा है आय का अच्छा स्रोत है, तो टूरिज्म को कैसे आप बढ़ावा देने वाले हो, और क्या कोई प्लानिंग है टूरिज्म के लिए? दीपक जी, बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है। देखिए, टूरिज्म की जब हम बात करते हैं तो टूरिज्म में बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, उसके कई मतलब अलग अलग एंगल से हम उसको देख सकते हैं। आज टूरिस्ट को क्या चाहिए? टूरिस्ट अगर हमारा रामनगर से बीरोखाल की तरफ बढ़ रहा है, जोगीमढ़ी जाना चाहता है, या कालिका मंदिर में जाना चाहता है, या दीवा मंदिर में जाना चाहता है, तो उसको अच्छी सड़क की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो आसानी से वहां पहुंच सके। आज सड़कों का की स्थिति क्या है वो आपके सामने है। दूसरा, सिर्फ टूरिज्म का मतलब एक रिजॉर्ट खुल जाना या वो नहीं है। टूरिस्टों को बाकी की व्यवस्थाएं देनी भी होती है, क्योंकि उससे लोकल लोगों का उद्योग धंधा और लोकल लोगों का व्यवसाय भी जुड़ा होता है। टूरिज्म को डेवलप करने के लिए हमें एयर कनेक्टिविटी को अच्छा करना होगा। अगर एक टूरिस्ट अच्छा पे करके आना चाहता है, आज हिमाचल को अगर हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल लगभग सेम भौगोलिक परिस्थिति, सेम आबादी का प्रदेश है। हिमाचल में अगर कुल्लू में फ्लाइट लैंड होती है तो मनाली पहुंचने में 1 घंटा लगता है। लेकिन वहीं आप अगर कार से यहाँ औली जाना चाहते हैं तो आपको लगभग 1.5 दिन 2 दिन का ट्रैवल करना पड़ता है। मुझे लगता है अगर गौचर
हमारा जो बहुत पुराना समय से एयरपोर्ट है, आज तक अगर सरकारें 21 साल में वहां पर एयर कनेक्टिविटी नहीं डेवलप कर पाई, तो ये दोनों ही राजनीतिक दलों की विफलता है। नैनी सैनी हवाई जो पट्टी है पिथौरागढ़ में, आज भी हम उसमें एयर कनेक्टिविटी को सफलतापूर्वक नहीं चला पाए हैं। मुझे लगता है कि पहाड़ों में आपको वो सब सुविधाएं देनी होंगी जिससे हाईली पेड टूरिज्म यहाँ पर डेवलप हो। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ टूरिस्ट की बात करें और उसको हम हरिद्वार या ऋषिकेश या मसूरी और नैनीताल तक सीमित कर दें। आप देखते होंगे गर्मियों में एक तरफ ओवरलोडेड ट्रैफिक और प्रेशर होता है हमारे होटलियर्स पर और तमाम जो टूरिस्ट स्पॉट है वहां पर। आप मसूरी में जाएंगे तो आपको वहां जैम की प्रॉब्लम दिखेगी, आप नैनीताल जाएंगे तो वहां पर ट्रैफिक जैम और एक्सेस टूरिस्ट दिखेगा। वहीं पहाड़ों पर बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर लोग खाली बैठे हुए हैं। तो इसको अलग अलग एंगल से देखने की जरूरत है और उन चीजों में सुधार लाने की जरूरत है। निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में असीम संभावनाएं हैं और उसको अच्छे खासे तरीके से डेवलप किया जा सकता है। सर मेरा एक सवाल एक्चुअली और रह गया था। मैं जैसे आप कह रहे हैं अभी भू कानून की बात कर रहे थे, तो भू कानून में आप कितना समझते हो भू कानून को कि ये लागू हो सकता है, इसमें कितने फायदे हैं कितने नुकसान हैं, एक संक्षिप्त में। जी, निश्चित तौर पर भू कानून हमारा एक उत्तराखंड का अहम मुद्दा है और अभी विगत कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि उसमें बहुत सारे लोग समर्थन में आए। हम शुरू से ही जब 2018 में त्रिवेंद्र सरकार ने भू कानून खत्म किया था, इन्होंने एक इन्वेस्टर समिट करी थी और इन्वेस्टर समिट में त्रिवेंद्र रावत जी ने कहा था कि लगभग 600 से ज्यादा निवेशक इंक्लूडिंग अडानी और अंबानी यहाँ पर निवेश करेंगे। यहाँ पर लगभग 1,25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी और 3.5 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। और उसके लिए उन्होंने भू कानून खत्म कर दिया कि ताकि लोग पहाड़ों पर जमीन आसानी से उद्योगपतियों को मिले। लेकिन आज 3-4 साल बीतने के बाद धरातल पर काम शून्य है। भू कानून हमारे यहाँ था, 250 वर्ग मीटर तक आप प्राधिकरण की जमीन पर कोई भी बाहरी व्यक्ति खरीद सकता था, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड नहीं। एग्रीकल्चर लैंड जो हमारे पहाड़ों पर है, कृषि जोत को खरीदने का किसी के पास प्रावधान नहीं था। ये भू कानून खत्म करके वर्तमान सरकार ने उत्तराखंड को एक बड़े खतरे की तरफ धकेला है। आज पहाड़ के पहाड़ बिक गए हैं दीपक जी, और ये बड़ा चिंता का विषय है। निश्चित तौर पर हम हिमाचल जैसे सशक्त भू कानून की मांग करते हैं, क्योंकि जैसे मैं पहले भी कह रहा हूं कि उत्तराखंड और उत्तराखंडियत को बचाना है, पहाड़ और पहाड़ियत को बचाना है, तो यहाँ के लोगों के हक हकूकों को बचाने की जरूरत है। आज हिमाचल में अगर कोई होटल व्यवसाय में बाहर का इन्वेस्टर जाना चाहता तो उसको लोकल व्यक्ति को पार्टनर बनाना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है कि वो हमारे लोगों से जमीन लेके होटल बनाते हैं और फिर हमारे लोग वहां पर बर्तन मांज रहे होते हैं। तो अगर सशक्त भू कानून होगा तो निश्चित तौर पर हमारे लोगों के हक को बचेंगे और इसकी हम बड़ी उससे मांग करते हैं कि ये कानून हम आम आदमी पार्टी अगर सरकार में आती है तो सबसे पहले भू कानून और सशक्त भू कानून लाने की हम पुरजोर मांग करते हैं। जी सर। सर एक चीज़ मेरा और है कि जैसे अब आपकी सरकार आती है तो हम क्या आशा करेंगे कि माँ काली मंदिर में क्या, जैसे वहाँ पे दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक पानी की और दूसरा वहाँ पे रोड तो है लेकिन कहीं ना कहीं वो डेंजर है। तो दो चीज़ों की मुझे लग रहा है, तो हम आपसे क्या अपेक्षा करेंगे कि अगर आपकी सरकार आती है तो माँ काली मंदिर में किस तरह की सौंदर्यकरण और किस तरीके से आपका सहयोग बना रहेगा आगे के? दीपक जी, निश्चित तौर पर जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि मैं तो स्वयं माँ कालिंका का एक बड़ा, मेरे परिवार को उनका फल मिला। और हम, मेरी वाइफ, मैं अभी हर लगभग जब भी समय मिलता है जतोड़ के टाइम पे भी और वैसे भी इस गर्मियों में भी हम गए थे। और बहुत हमारी आस्था माँ काली के प्रति है। निश्चित तौर पर सड़क की आपने बात करी और पानी की बात करी, इससे बढ़कर हम काम करने का प्रयास उसमें करेंगे। और दोनों ही सुविधाओं के लिए आज मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे माँ काली निर्माण समिति से जुड़े हुए लोग हैं, ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है और मैं यहाँ से विजयी होता हूं तो मेरा पहला लक्ष्य इन दोनों कामों को करने का होगा कि वहां पर रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो और साथ ही साथ वहां पर पानी की सुविधा सबको मिले, सब श्रद्धालु वहां पर आए। और मैं अभी गया था तो बहुत अच्छा लगा, बहुत भव्य निर्माण हो चुका है मंदिर का। और अब तो बल्कि मूर्ति स्थापना पर मुझे आना था लेकिन उसमें मैं किसी कारणवश नहीं पहुंच पाया। लेकिन जितना रमणीक स्थान वो है, मुझे लगता है कि न सिर्फ इस जनपद के लोगों को बल्कि ये विश्व स्तर पर माँ काली धाम प्रचारित हो, सारे विश्व के लोगों को
माँ काली का आशीर्वाद मिले और उनके जीवन में वो फलीभूत हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और माँ भगवती से भी प्रार्थना करते हैं कि आपको आशीर्वाद मिले। और जैसे कि उस दिन 14 फरवरी है, तो 14 फरवरी को देखते हैं कि जनता का कितना प्यार मिलता है। वैलेंटाइन डे है उस दिन। तो जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपका भी और बहुत बहुत सभी धन्यवाद सर। जुड़े हुए दर्शकों का नमस्कार।